एवरीवन। तो हमेशा कुछ ना कुछ कोशिश करती हूँ जो आपकी पढ़ाई में हेल्प करे, ऐसे वीडियो बनाते रहूँ जो खास तौर से आपके सिलेबस से रिलेटेड रहे। तो आप जानते हैं कि मैं यानी कि रूपाली वर्मा आपके लिए हिंदी से ही संबंधित कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ। तो इसी में आज मैं जो लेकर आई हूँ वो क्लास 10th हिंदी कोर्स ए के सिलेबस से है। क्या है? इनकी बुक है शतज भाग 2। उसके गद्य खंड का चौथा अध्याय है उत्साह अट नहीं रही। तो इसी कविता के हम कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये कविता लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने। तो यहाँ पर दो कविताएं मौजूद हैं। एक कविता है उत्साह, जो एक आपका हम बोल सकते हैं आवाहन गीत है, जो बादलों को बुलाने का कार्य कर रहा है। दूसरी ओर पूरे क्या कहते हैं प्रकृति क्षेत्र में बदलाव और जो आपके समाज में जो विषमताएं हैं उनको दूर करके बदलाव का काम करने के लिए कह रही हैं। दूसरी कविता है अट नहीं रही। ये फागुन की सुंदरता यानी कि वसंत ऋतु की सुंदरता को व्यक्त कर रहा है। तो इन दोनों ही कविताओं के मिला जुला कर हम आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं, जो हम ये से कह सकते हैं आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स के क्वेश्चन को समझने और बनाने के लिए। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारे पास में, अट नहीं रही कविता में किस ऋतु का वर्णन है और ऐसी कौन सी चीज है जो अट नहीं रही। तो किसका वर्णन किया गया है? ऋतु है आपकी वसंत ऋतु, मगर मास कौन सा है? फागुन मास। और सुंदरता किसकी है? प्राकृतिक वातावरण की, जो समा नहीं पा रही है। अट नहीं रही कविता में फागुन मास अर्थात वसंत ऋतु की शोभा एवं मस्ती का वर्णन है। फागुन की शोभा, उसकी आभा सर्वव्यापक है। वह इतनी अधिक है कि प्रकृति और तन मन में वह समा नहीं पा रही है। फागुन की शोभा, उसकी आभा से सृष्टि का कण शोभायमान है। यानी कि चारों तरफ इतनी सुंदरता फैली हुई है कि उसको हम लोग जितना भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं अपने अंदर समा लें, देख लें, लेकिन वो समा नहीं पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फागुन की आभा कैसी है और अट नहीं रही कविता में उसकी स्थिति कैसे व्याप्त हुई है, स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं। फागुन की आभा सर्वव्यापक है, यानी कि सब जगह फैली हुई है, जो सृष्टि के कड़कड़ में व्याप्त है। चारों ओर का वातावरण सुगंधित है। फागुन की आभा एवं उसकी सुंदरता की व्यापकता के दर्शन पेड़ पौधे फूलों आदि से होते हैं। मतलब भाई प्राकृतिक वातावरण से ही तो हमें पता चलेगा कि प्रकृति कितनी सुंदर लग रही है। अट नहीं रही कविता में फागुन के सौंदर्य को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि चारों ओर फागुन का सौंदर्य झलकता है। सारा वातावरण पुष्पित और सुगंधित हो रहा है, क्योंकि बसंत ऋतु आती है। क्योंकि बसंत को क्या बोला जाता है? ऋतुराज बसंत, यानी कि ऋतुओं में भी ऋतुओं के राजा होते हैं बसंत। क्योंकि इस समय जो है क्या होता है, प्रकृति अपने चरम पर होती है। अब इतनी ज़्यादा सुंदरता होती है, हरियाली होती है, रंग बिरंगे फूल होते हैं, वातावरण में सुगंध होती है, और इन सभी के साथ पशु पक्षी भी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि ये सुंदरता अट नहीं रह पा रही है। मतलब स्थिति ये है कि इतनी सुंदरता है कि वो पूरे प्रकृति प्रवेश में समा ही नहीं पा रही। उत्साह कविता किस प्रकार की रचना है? तो जैसे हमने बोला कि ये एक आवाहन गीत है जो बादलों को बुला रही है। बादल जब ग्रीष्म ऋतु के बाद आते हैं तो वो हमको हमेशा सुख प्रदान करते हैं, प्राकृतिक वातावरण में बदलाव लेकर आते हैं। उसी तरीके से बादल यहाँ क्रांति अर्थात बदलाव का भी प्रतीक है। जब समाज में बहुत बुराइयां और विषमताएं व्याप्त हो जाएं, तब किसी न किसी तरह की क्रांति होती है, और ये क्रांति समाज में बदलाव लेकर आती है। तो ये बादल जो है वो क्रांति के प्रतीक के रूप में भी देखे गए हैं। उत्साह एक आवाहन गीत है जिसमें कवि ने बादलों का आह्वान किया है कि वे उत्साह पूर्वक बरसकर जन जन की व्याकुलता दूर करें। यह आह्वान दो रूपों से अभिव्यक्त हुआ है। कवि चाहता है एक और बादल गरज कर समाज में क्रांति की चेतना एवं उल्लास का संचार करें, समाज को नवजीवन प्रदान कर गतिशीलता प्रदान करें। दूसरे रूप में जल वर्षा कर गर्मी से पीड़ित धरती एवं लोगों की प्यास बुझाकर उन्हें शीतलता एवं संतुष्टि प्रदान करें। तो बादल क्या है कि एक तरफ गरज के लोगों को क्रांति के लिए बुला रहा है कि अब समाज में बदलाव की जरूरत है, और दूसरी तरफ वो बरसकर क्या कर रहे हैं, वो इस पृथ्वी में जितने भी लोग गर्मी से परेशान हैं अर्थात दुखों से परेशान हैं, उनके दुखों को दूर कर रहे।
कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट पा रही है? भाई अब अगर कोई चीज सुंदर होगी तो क्या हम अपनी आंख हटा पाएंगे? वही हाल यहाँ पर कवि के साथ में है। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही क्योंकि फागुन मास में प्राकृतिक का सौंदर्य अपनी चरम सीमा पर है। चारों तरफ हरियाली का वातावरण है। पेड़ पौधे रंग बिरंगे फूलों एवं पल्लवों से लद गए हैं। तो पेड़ पौधे कैसे? नए नए पत्तों और फूलों से लदे हैं। शीतल मंद सुगंध पवन सुहावने मौसम की सृष्टि कर रही है। ठंडी ठंडी हवा है, धीमे धीमे चल रही है और सुगंधित है, क्योंकि चारों तरफ वातावरण में जो फूल खिले हुए हैं उनकी सुगंध लेकर वो बह रही है। सर्वत्र प्रफुल्लता, उल्लास एवं उत्साह का वातावरण है। फागुन के आगमन से प्रकृति नवजीवन से भर उठी है। ऐसे में फागुन का सौंदर्य आंखों में समा नहीं पा रहा है। चारों तरफ है कि भाई हम इधर देखते हैं तो इसको रख लें, दूसरी तरफ देखो तो और ज्यादा सुंदरता है। तो इस तरीके से वो उसको अपने अंदर समा ही नहीं पा रहे हैं। अट नहीं रही कविता में चारों ओर छाई सुंदरता देखकर कवि क्या करना चाहता है। अब इतनी सारी सुंदरता चारों तरफ छाई हुई है तो कवि करना क्या चाह रहे हैं? अट नहीं रही कविता में चारों ओर सुंदरता को देखकर कवि का मन अभिभूत हो रहा है। फागुन मास में प्रकृति नव पल्लव यानी कि नए पत्ते पुष्पों से सुशोभित हो रही है। हरियाली का वातावरण अनुपम दृष्टि की सृष्टि कर रहा है। कवि इस सौंदर्य में अपनी दृष्टि हटा पाने में असमर्थ है। मतलब इतनी सुंदरता है, वो सोच ले अपनी आंखें कहीं और कर ले तो वो हटा नहीं पा रहा है। वह इस सौंदर्य को निरंतर निहारता जा रहा है। इस सौंदर्य दर्शन में वह तृप्त है। तो एक तरीके से क्या है कि उनको ये सुंदरता इतनी अच्छी लग रही है कि वो उससे हटना ही नहीं चाहते, वो उसी में समाये रहना चाहते हैं। तो इसीलिए वो क्या नहीं करने में असमर्थ है, अपनी आंखें हटा ना पाने में असमर्थ हैं। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में नवजीवन वाले किसको कहा गया है और क्यों? तो नवजीवन कौन दे रहा है? यहाँ पर बादल दे रहे हैं। कौन है नवजीवन? यानी कि नया जीवन। नवजीवन वाले अर्थात नया जीवन देने वाले। अब बादल बरसेंगे तो क्या होगा? जो पेड़ पौधे मुरझाए हैं, जो लोगों गर्मी से इतना परेशान हैं, उन सभी को नया जीवन प्राप्त होता है। उत्साह कविता में कवि ने नवजीवन वाले बादलों के लिए प्रयुक्त किया है, क्योंकि बादल बरसकर दग्ध पृथ्वी के ताप को शांत करते हैं, प्रकृति में नवजीवन का संचार करते हैं। बादलों की फुहार प्रकृति में प्रफुल्लता का संचार करती है। पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य सभी जीवन में आनंद एवं उत्साह का संचार होता है। जीवन हरा भरा एवं उल्लास से परिपूर्ण बन जाता है। इसीलिए बादलों को नवजीवन कहना सर्व उपयुक्त है। तो जो यहाँ पर कवि ने उसे नवजीवन वाला कहा है ना, वो बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न है, कवि निराला बादल से बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, गरजने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर सभी को उस बदलाव के लिए तैयार करना और क्रांति में शामिल करने के लिए है। तो यहाँ पर क्या बोला है? कवि समाज में क्रांति और उत्साह की भावना का संचार करना चाहते हैं। वह समाज में परिवर्तन एवं नवजीवन लाना चाहते हैं। इसके लिए वह बादल को क्रांति का सूत्रधार मानते हैं। क्रांति अर्थात बादल। तो कौन बात सूत्रधार करेगा? यानी कि बादल ही तो क्रांति लेकर आएंगे, बदलाव लेकर आएंगे। उसके माध्यम से जोश उत्साह का संचार करना चाहते हैं। बादल के गरजने से ही क्रांति का संदेश जन जन तक पहुंचेगा। बादल का बरसना उसके शांत रूप का प्रतीक है, जबकि वह बादल के गरजने के स्थान पर क्रांति की चेतना को जागृत करना चाहते हैं। इसीलिए वह बादल के बरसने के स्थान पर गरजने को कहते हैं कि बरसने से पहले गरजो, ताकि लोग इससे परिचित हो कि होने क्या वाला है। उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करें? कई अर्थों की ओर संकेत किया। तो देखिए, इसे हमने अलग अलग पॉइंट्स में दे दिया है। उत्साह कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करते हैं। बादल उत्साह व क्रांति का प्रतीक है, जो इस संसार में नई चेतना भर सकता है, यानी कि नई ऊर्जा, नया जान भर सकते हैं। बादल को बाल मन के समान बताया गया। जैसे बच्चों की कल्पनाएं प्रतिपल मनोहर रूप लेती हैं, उसी प्रकार बादलों की शोभा भी प्रतिक्षण बदलती रहती है। आप बादल देखिए, एक जैसे नहीं रहते, कभी ऐसे रहेंगे, कभी थोड़ी देर में बदल जाएंगे। तो वो हमेशा जैसे बच्चों की कल्पनाएं होती हैं, पल पल में बदलती हैं, वैसे ही बादलों के आकार भी पल पल में बदलते हैं। कवि ने बादल को काले घुंघराले बालों वाला बताया है, जिसके हृदय में बिजली छिपी है।
यहाँ पर बिजली कवि के हृदय में विद्यमान ओज के भाव को प्रकट करती है, जो समाज का नवनिर्माण करने में समर्थ है। अगला प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है? अट नहीं रही कविता के आधार पर बताइए। फागुन मास प्रकृति सौंदर्य जो है वो चरम पर होता है, क्योंकि फागुन मास में ही बसंत ऋतु में ही फागुन मास होता है। अब फागुन मास में क्या होता है कि प्रकृति जो है वो अपने एक कहते हैं ना आवरण को बदलती है। आवरण यानी कि सारे पुराने पत्ते झड़ चुके होते हैं, सारे पुराने फूल झड़ चुके होते हैं, फिर उसमें बसंत ऋतु तक यानी फागुन मास तक सब कुछ नवाकरण हो जाता है, यानी कि उसमें सब कुछ नया आ जाता है, फूल उग जाते हैं, पत्ते उग जाते हैं, और इससे वातावरण में सुंदरता, सुगंधित ये सभी चीजें फैल जाती हैं। फागुन मास में प्रकृति का सौंदर्य अपनी चरम सीमा पर है। चारों तरफ हरियाली का वातावरण है, पेड़ पौधे रंग बिरंगे फूलों एवं पल्लवों से लद गए हैं। शीतल मंद सुगंध पवन सुहावने मौसम की सृष्टि कर रही है। सर्वत्र प्रफुल्लता, उल्लास एवं उत्साह का वातावरण है। फागुन के आगमन से प्रकृति नवजीवन से भर उठी है। उसका अनुपम सौंदर्य ही है जो उसे अन्य ऋतुओं से भिन्न बना रहा है। तो मतलब क्या है, अन्य ऋतु तो आती हैं, लेकिन ये ऋतु इतनी सौंदर्यपूर्ण होती है, इसलिए ये बाकी सारी ऋतुओं से भिन्न हो जाती है। उत्साह कविता में कौन विकल और उन्मन है? तो विश्व के जितने लोग हैं वो सभी विकल और उन्मन है। क्यों? क्योंकि गर्मी के कारण। उत्साह कविता में विश्व के मनुष्य विकल और उन्मयन है, क्योंकि गर्मी निरंतर बढ़ती जा रही है। बादलों के ना बरसने से लोगों में बेचैनी और व्याकुलता बढ़ती जा रही है। भयंकर गर्मी के ताप से धरती जलती सी प्रतीत होती है। भाई जब वर्षा नहीं होगी तो उससे पहले जो ग्रीष्म ऋतु हो वो खत्म ही नहीं होगी। तो अब क्या हो रहा है, इसमें जो है उत्साह कविता में जब बादल आ रहे हैं, वर्षा ऋतु में आ रहे हैं, तो क्या होता है, उससे पहले ग्रीष्म ऋतु होती है। अब ग्रीष्म ऋतु तब तक खत्म नहीं होती जब तक वर्षा नहीं होगी। तो अब वर्षा जैसे ही हुई तो जो विश्व के सारे लोग जो इतना परेशान थे उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फागुन मास की प्राकृतिक शोभा का वर्णन अपने शब्दों में करिए। तो हमने देखा कविता में कि प्रकृति जो है फागुन मास में अपनी चरम सुंदरता पर होती है। अब इसी सुंदरता को हमें अपने शब्दों में लिखना। तो देखिए क्या है, फागुन मास में प्रकृति की शोभा देखते ही बनती है। वसंत के आगमन से सर्वत्र हरियाली छा जाती है। वृक्ष, पेड़ पौधे नव पल्लव एवं पुष्पित पुष्पों से भर जाते हैं। भंवरे गुंजार करने लगते हैं, यानी कि अब फूलों के ऊपर भंवरे भी मंडराने लगते हैं। वातावरण सुगंध से भर उठता है। शीतल मंद सुगंध से युक्त हवा बहने लगती है। पर्यावरण प्रफुल्लित हो उठता है। सर्वत्र उल्लास एवं उत्साह का संचार होने लगता है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? अब ये जो उत्साह कविता का शीर्षक यहाँ पे रखा गया, उत्साह क्यों है, अब आपको इसकी सार्थकता सिद्ध करनी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा है क्योंकि यह एक आवाहन गीत है, यानी कि बुलाने का गीत है। कविता में बादल एक पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना, नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। तो छोटा जो अंकुर होता है वो क्या करता है, तो वो अंदर दबा हुआ है, तो वो जब पानी डालेगा तो वो विध्वंस करके, विप्लव करके, बदलाव करके बाहर आएगा। आवाहन गीत उत्साह का प्रतीक है, यानी कि हमारे अंदर जोश भरता है। बादल की गर्जना व क्रांति की चेतना लोगों में उत्साह का संचार करती है। कवि कविता के माध्यम से क्रांति लाने के लिए लोगों में उत्साह का संचार करता है। तो यहाँ कविता सामने प्रस्तुत करके कवि ने ये कोशिश करी है कि लोग उत्साहित हो, जोश में भरे और समाज में जो बुराइयां हैं उनको क्रांति लाकर बदलाव करने में प्रोत्साहन दे। तो यहाँ पर सिर्फ ये अध्याय खत्म हुआ है, इसके और बहुत सारे जो हैं अभी प्रश्न बन सकते हैं। तो हमने क्या बोला ना, कविता आप अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन आंसर पढ़ लो, का आप बहुत आसानी से सब कुछ हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तो ये हमारा 4th अध्याय ही खत्म हुआ है काव्यखंड का, अभी 2 अध्याय बाकी हैं। तो जल्द ही इन 2 अध्यायों कोई भी मैं अति महत्वपूर्ण यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाली हूँ। तैयार रहिएगा। डेली आपको कोशिश कर रही हूँ कि एक वीडियो दूँ ताकि आपके एग्जाम तक सारी चीज़ें अच्छे से लाइन अप हो जाए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लेकर आएंगे अपने अगले अध्याय यदंतुरित और मुस्कान या फसल के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।